तो नमस्कार। अभी आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ इफ़ेक्ट। देखो, टाइप्स ऑफ इफ़ेक्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें दो टाइप के इफ़ेक्ट होते हैं। एक होता है परमानेंट इफ़ेक्ट, एक होता है टेम्परेरी इफ़ेक्ट। ठीक है, टेम्परेरी इफ़ेक्ट जो होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है। जबकि ये हमेशा एब्सेंस और प्रेजेंस दोनों में हो सकता है। अब उसके बाद जो टेम्परेरी इफेक्ट होता है वो हमका होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक्चुअली में पाई बॉन्ड्स की शिफ्टिंग होती है। इसमें दो हिस्से आएंगे, प्लस ई और माइनस ई। अब समझने की कोशिश करिए कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो और जिस डायरेक्शन यानी कि जिस कार्बन एटम पर अगर मान लीजिए कि पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया तो वहाँ पर रिएजेंट अटैक उसी कार्बन पे करेगा। अब अगर ये यूं गया होगा तो इस पर चार्ज क्या आया होगा, नेगेटिव, इस पर चार्ज क्या आया होगा, पॉजिटिव। ये इसमें जाके मिक्स हो गया तो ये CH3 और ये पॉजिटिव हो गया। यानी कि अगर मान लीजिए कि पाई इलेक्ट्रॉन रिवर्स साइड में जाके मूव होता, यानी कि अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन को यूं मूव कर रहा हूँ तो ये नेगेटिव बनता और ये पॉजिटिव बनता। अब H+ जब आएगा तो वो किस पर अटैक करेगा, ऑफकोर्स पॉजिटिव से तो रिपल करेगा, तो वो कहाँ अटैक करेगा, माइनस पे। तो फिर वो बनता था CH3 और ये बन जाएगा आपका CH2 पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में पाई इलेक्ट्रॉन मूव करा उसी डायरेक्शन पर अगर मान लीजिए रिएजेंट ने अटैक कर दिया तो उसे हम लोग कहते हैं प्लस ई। माइनस ई की अगर हम बात करें तो जिस डायरेक्शन में पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाके अटैक कर दे तो वो कहलाता है आपका माइनस ई। ठीक है, ये यहीं कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा इसमें कंटेंट नहीं है। अब बात आती है भी परमानेंट इफेक्ट हमारे पास जो है वो तीन तरीके के होते हैं। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले ये क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। ये कैसे अरेज होता है, ई एन डिफरेंस की वजह से। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज होती है उनके बीच में जो डिफरेंसेस होता है उसके थ्रू ये अरेज होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। होता क्या है इंडक्टिव इफेक्ट, दो एटम है अगर मान लो या दो एलिमेंट है, उनके बीच में पार्शियली शिफ्टिंग, ध्यान रखें पार्शियली शिफ्टिंग को हम लोग डेल्टा से डिनोट करेंगे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रॉपर वे में शिफ्ट नहीं हुआ है। तो पार्शियली शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट वर्क्स अप टू 4 to 5 कार्बन। जनरली हम 4 कार्बन ही बोलते हैं पर 5 तक भी अगर हम कहें तो ठीक है। देयर विल बी नो इंडक्टिव इफेक्ट इन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन बिकॉज इट एज्यूम एज एन आइडियल बॉन्ड। इनको हम आइडियल बॉन्ड मानते हैं, इसीलिए इनके बीच में हम ये नहीं मानेंगे कि कोई इंडक्टिव इफेक्ट होगा। अब सपोज करिए कि आपके पास एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है और कोई एक हेट्रो एटम लग गया है वहाँ पे। इसमें मैं दो केस बना सकता हूँ। वो हेट्रो एटम या तो ऐसा हो सकता है कि उस Z की नेगेटिविटी वैल्यू कार्बन से ज़्यादा हो या फिर कार्बन की नेगेटिविटी वैल्यू Z से ज़्यादा हो। अगर Z की वैल्यू ज़्यादा है तो ऑफकोर्स ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पर ये चार्ज लेके बैठेगा नेगेटिव और वो पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा। अब जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आएगा उससे कम इस पे जाएगा और कम और कम, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड होती है। तो ये जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगा मान लो इलेक्ट्रॉन खींचने में तो सबसे ज़्यादा फोर्स फर्स्ट वाले कार्बन पे लगेगा, फिर कम सेकंड पे और कम और कम। इसके बाद एक कार्बन और मान लो, फिर अगर एक कार्बन और हो तो हम मना ही कर देंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। लेकिन अगर रिवर्स कर दें तो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है अगर इसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो फोर्स Z पे लग जाएगा। अब यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें प्लस I और माइनस I ऐसे ही देखने को मिलेगा, दोनों एक ही जगह पर मिलेंगे अपने को, अलग अलग नहीं मिलेंगे। अब इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे एग्जांपल है कि प्लस I क्या है, माइनस I क्या है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये वो ग्रुप होंगे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और ये वो ग्रुप होंगे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, 3 2 1 CD3 CH3 CD और H। यहाँ पर अगर आप ये जानना चाहें कि CD3 का जो प्लस I है वो ज़्यादा क्यों होता है, तो ड्यूटेरियम एक आइसोटोप होता है और इसका प्लस I जो है वो ज़्यादा होगा किससे, H से। और वो इसलिए क्योंकि इसका मास ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली शेयर कर पाता है एंड दैट्स वाई इनका प्लस I यानी कि डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगी किससे, H से। इसलिए ड्यूटेरियम S से पहले आएगा। ट्राइटियम जो हम यहाँ पर है वो तो एक रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे।
विड्रॉइंग ग्रुप में बहुत सारे ग्रुप होते हैं, जैसे OF2+, OR2+, NF3+, NR3+, NS3+, NO2, CN, SO2R, CHO, कीटोन, एसिड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, OH, NS2, ट्रिपल बॉन्ड, फिनाइल, एल्कीन और हाइड्रोजन। यहाँ ध्यान रखना, नाइट्रोजन जो जिस कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होगा उसमें नेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, इसलिए -I नाइट्रोजन का ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात यहाँ पर करते हैं ओवरऑल एसिडिक ऑर्डर में, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ये देखने को मिलेगा कि यहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें इसका नेचर, एसिडिक नेचर अमोनिया से ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर H+ निकलने की पावर बताई गई है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? इनऑर्गेनिक एसिड, जैसे HCl है ना, HCl, HBr, HClO3, HClO4, H2SO4, ये सब इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं और यहाँ से ये सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स की पावर एसिडिक नेचर में ज़्यादा रहेगी ऑर्गेनिक के कंपैरिजन में। फिर है सल्फोनिक एसिड, पिक्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एडिफेटिक कार्बोक्सिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फिनॉल, मिथेनॉल, ये एक्सेप्शन है, मिथेनॉल पहले आता है, फिर वाटर, अल्कोहल, एल्काइन, फिर आपके पास आ गया अमोनिया, एल्कीन और एल्केन। ये ओवरऑल एसिडिक ऑर्डर हो गया। ये आपको थोड़ा सा ना याद करना होगा, आप चाहो तो इसको 3 टाइम्स जो है वो लिख लीजिए, थोड़ा सा ऑर्डर याद होते ही क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होंगे, बार बार आपको ऑर्डर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर हम बात करें सबसे पहले तो देखो S% है ना, वो निकालना सीखते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की, तो हाइब्रिडाइजेशन है sp, sp2, sp3। यहाँ s ऑर्बिटल कितना है? 1 1 1, p ऑर्बिटल 1 2 3, टोटल ऑर्बिटल दोनों को ऐड कर लो तो आपको टोटल ऑर्बिटल पता चल जाएगा। तो दोनों को ऐड करोगे तो 2 3 4। अब अगर S% निकालना है तो s ऑर्बिटल डिवाइड बाय टोटल ऑर्बिटल मल्टीप्लाई बाय 100, 50%, ऐसी 33 25। तो हमने यहाँ पे एक रूल दिया है, क्या है कि S% जो है वो डिफरेंस ऑफ En के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर S% -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर S% एसिडिक नेचर में के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जिसका S% ज़्यादा होगा वो एसिडिक नेचर भी ज़्यादा होगा। तो अगर कल को इन तीनों में से कोई एसिडिक नेचर पूछे अपन से तो पहले ये ऑर्डर आएगा हमारा, ठीक है। अब हमको बस केवल ये देखना है कि किसका +I लग रहा है और किसका -I लग रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक रूल बनाया कि S% ज़्यादा तो -I ज़्यादा। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसका sp, और इसका भी sp। अब देखो इन दोनों को तो हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया, तो इनमें तो हम कंपेरिजन नहीं कर सकते, पर इस बॉन्ड के अराउंड इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन देखो डिफरेंट है। इसलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये -I है और यहाँ पर ये देखेंगे तो ये +I है। अगर हम यहाँ देखें तो ये sp2 है, ये भी sp2 है और ये आपका sp3 है। फिर से इन दोनों में तो सेम हाइब्रिडाइजेशन है तो नहीं देख पाएंगे, इनमें डिफरेंस आ गया इस बॉन्ड के अराउंड, तो ये क्या हो जाएगा +I -I, क्योंकि S% sp2 का ज़्यादा होता है sp3 के कंपैरिजन में। अब तीनों को लिया है तो देखो sp sp sp2 sp2, इन दोनों में नहीं देखेंगे, इन दोनों में नहीं देखेंगे, इस बॉन्ड के अराउंड आएगा तो ये +I और ये -I। अगर मान लो कि यहाँ पर इसकी बात करें तो ये भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही शो करेगा और ये भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 शो करेगा, पर साइक्लो एल्केन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं किसके? एल्कीन के, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। इसलिए जो रिंग होगी उसके लिए हम क्या बोल देंगे? -I, और इसके लिए हम क्या बोल देंगे? +I। मान लो दोनों ही रिंग ले लें तो जो छोटी रिंग होगी वो लगाएगी -I, बड़ी रिंग क्या लगाएगी? +I। मान लो कि अब एल्कीन और एल्कीन, मतलब साइक्लो एल्केन और एल्कीन लिया है, तो ये तो sp3 ही था ना, तो अब इसके सामने ये क्या लगाएगा? +I, और ये क्या लगाएगा? -I। अब मान लो बेंजीन ले ली तो sp3 +I और पूरी एंटायर बेंजीनिंग -I लगाएगी, ऐसे ये लगाएगा -I और पूरी एंटायर बेंजीनिंग +I। दूसरा फैक्टर है नेगेटिविटी डिफरेंस, तो ये इनकी वैल्यूज़ हैं हमारे सामने, ठीक है। याद करने का तरीका है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा 4 और बाकी 0.5 माइनस करते हुए पहुँच जाओ। हाइड्रोजन और फॉस्फोरस की सेम है, -0.3 करते हुए पहुँच जाओ। तो ये सारी की सारी EN वैल्यूज़ हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो क्लोरीन की जो नेगेटिविटी है वो हाईएस्ट है कार्बन से, इस कार्बन से, तो इसलिए यहाँ पे क्लोरीन का -I और इस पूरी बेंजीन इफेक्ट का +I। इक्विवेलेंट एक्टिव इफेक्ट बता रहा हूँ, ब्रोमीन का -I और इसका क्या लग जाएगा पूरे को? +I। मान लो ऐसा आ जाए तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तो देखना ही नहीं है, तो आयोडीन का -I और मिथाइल का +I। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं एप्लीकेशन।
तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या आ गया sp, इसका हाइब्रिडेशन क्या आ गया sp2, इसका हाइब्रिडेशन क्या आ गया sp3। तो सिंपल सी बात है, s परसेंटेज ज़्यादा, हमने क्या बताया अभी कि s परसेंटेज ज़्यादा तो माइनस आई ज़्यादा। अब कार्बोकेटाइन क्या होता है, वो स्पीशीज जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो प्लस आई के तो डायरेक्ट मतलब प्लस आई ग्रुप से तो वो स्टेबल होगा, इसलिए हम क्या कहेंगे प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और माइनस आई के से क्या होगा अनस्टेबल, तो माइनस आई से ये क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा। यानी कि मैं जितना ज़्यादा माइनस आई की पावर बढ़ाऊंगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ऑफकोर्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये, फिर ये। अब देखो नेक्स्ट CH3 जो है वो क्या लगा रहा है प्लस आई, फिर ये क्या लगा रहा है प्लस आई, फिर ये भी क्या लगा रहा है प्लस आई। यहाँ पर इन तीन प्लस आई लग गए। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैंने प्लस आई नंबर्स में बढ़ा दिए तो जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या हो गई बढ़ गई। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा ये, फिर कौन होगा ये। अगर आप नोटिस करो तो ये कौन सा डिग्री हो गया 3 डिग्री, ये कौन सा डिग्री हो गया 2 डिग्री, ये कौन सा डिग्री हो गया 1 डिग्री। कैसे देखा कि इसके अराउंड कितने मिथाइल ग्रुप हैं, एक मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप ले लो एक, यहाँ पे अगर आप देखो तो कितने एल्को है 2, यहाँ पे देखो तो कितने हो गए 3। तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा 3, फिर कौन होगा 2, फिर कौन होगा 1। अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो ड्यूटेरियम का फिर से प्लस ही ज़्यादा हो गया, तो इसलिए ये। अगर हम यहाँ पर देखें ये स्टार बनाया इसका मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखो ये तो है प्लस आई, लेकिन इस है कार्बोकेटाइन एक ऐसा केस बनाओ कि जो कार्बोकेटाइन है उसके जस्ट पीछे एक हेटेरोएटम लगा है। अगर हेटेरोएटम है तो क्वेश्चन में लोन पेयर वहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, तो हम लोग पहले तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर मेंशन कर देते हैं। फिर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस होते ही यहाँ पर जो ये कंपाउंड बनेगा वो क्या बना, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पर ऑक्टेट देखना शुरू करें तो इसके ऑक्टेट हो गए 8 यानी कि ये स्टेबल, ये भी क्या हो गए 8 यानी कि ये भी स्टेबल। जबकि पहले ये कितना था सिर्फ 6 ही था यानी कि अनस्टेबल था, जबकि ये कितना था 8। तो रेजोनेंस भी हो गया, ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, न्यूट्रल मतलब स्टेबल भी हो गया। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसमें ध्यान रखना इन दोनों के अंदर हमें पहली प्रायोरिटी इसको देनी है, क्योंकि भले ही प्लस आई कितना अच्छा ही इफेक्ट क्यों ना लगा रहा हो पर वो 6 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाएगा। जबकि यहाँ पर इस हेटेरोएटम ने नेगेटिविटी लगानी चाहिए थी, अनस्टेबल होना चाहिए था, पर लोन पेयर होने की वजह से रेजोनेंस हो गया, और रेजोनेंस होने की वजह से जो कार्बोकेटाइन था उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये स्टेबल माना जाएगा। मान लो ऐसा केस बना दे कि दोनों ही ऐसे लिए हैं हेटेरोएटम जिनके पास लोन पेयर है, तब क्या करेंगे हम। तो हमें ये देखना है कि भाई दोनों में अब प्रॉपर्टी तो सेम है, क्योंकि एक ही लोन पेयर जो है वो जा सकता है। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब ये भी 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो अभी हमको क्या देखना है कि भाई माइनस है इन दोनों में से, यानी कि नीएन डिफरेंस देख लो आप, नाइट्रोजन का ईएन डिफरेंस ऑक्सीजन से कम है, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ पर देखो इन सब चीज़ों को अगर ऐसे बना के देते हैं ना, ठीक है ना, तो इसका मतलब समझो कि भाई यहाँ पर ये टर्मिनल है तो ये CH3 रहेगा, दिस इज कॉल्ड CH3। ये शो नहीं करेंगे कभी भी, ये हमको समझना होगा कि टर्मिनल, ये बीच में कार्बन है, ये कार्बन की अगर आप डिग्री देखो तो देखो चारों बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और 4, तो ये हो गया आपका 4 डिग्री। अब यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन या कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम इस पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पर इसका भी क्या लग रहा है प्लस आई, इसका भी क्या लग रहा है प्लस आई, और उधर से भी क्या लग रहा है प्लस आई। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो इधर भी क्या लग रहा है प्लस आई, इससे भी क्या लग रहा है प्लस आई, और इस वाले कार्बन से भी क्या लग रहा है प्लस आई। लेकिन अगर आप नोटिस करो तो बैक सपोर्ट का जो कार्बन आ रहा है, यानी कि बैक साइड में इन एल्काइल ग्रुप्स ने जो सपोर्ट किया है प्लस आई का, वो हमें देखना होगा। तो ऑफकोर्स किसका ज़्यादा होगा, CH3 का या CD3 का, ठीक है। तो हमें मालूम है कि CD3 का प्लस आई ज़्यादा होगा, तो इस वाले कार्बन पे CD3 के प्लस आई ज़्यादा होंगे, तो इसका प्लस आई इस कार्बोकेटाइन को सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, ना कि ये कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे सेकंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, फर्स्ट से। अब सेकंड केस देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट। अगर हम बात करें तो ये फिर से हाइब्रिडाइजेशन आ गया, ठीक है, sp, ये क्या आ जाएगा आपका sp2, और ये क्या हो जाएगा sp3। कार्बोनेट मतलब जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है,
तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस आई से तो स्टेबलाइज होता है और प्लस आई से क्या हो जाता है, डीस्टेबलाइज। यानी कि प्लस आई जितने ज़्यादा होंगे कार्बन आयन उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा, क्योंकि कार्बन की तो कैपेसिटी 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए है, ऊपर से नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो वैसे भी कैरी नहीं कर पाएगा। और अगर फिर ऐसे ग्रुप आ गए जो और डेंसिटी रिलीज कर रहे हैं तो ये और ज़्यादा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। इसीलिए यहाँ पे क्या करना है कि एस पी यानी एस परसेंटेज ज़्यादा, और एस परसेंटेज ज़्यादा तो माइनस आई ज़्यादा, माइनस आई ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, फिर ये, फिर ये। लेकिन अब देखो ये मैंने लगाया प्लस आई, यहाँ पे लग गए 2 प्लस आई, यहाँ लग गए 3 प्लस आई, ठीक है ना। तो मैंने अभी कहा था ना कि प्लस आई के ग्रुप बढ़ाएंगे तो कार्बन आयन नॉन स्टेबल हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या हुआ, ये दोनों। लेकिन अब मान लो कि भाई मैंने कोई हेटेरो एटम लगा दिया जो माइनस आई लगा रहा है, क्योंकि ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो, तो अब कार्बन आयन के सबसे क्लोजेस्ट फॉर्म में लगा रहा है, तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस पे वेरी करता है, ये अपन ने कहा था ना डिस्टेंस पे वेरी करेगा। तो कार्बन आयन जो है उसमें जो माइनस आई ग्रुप है वो काफ़ी क्लोज से लग रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, जो दूर से लग रहा है वो अनस्टेबल होगा। लेकिन अगर मान लो कि एकदम ये केस, दिस इज अगेन आपको यहाँ पे स्टार बनाना है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कार्बन आयन यहाँ पर ये जो क्लोरीन है इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, क्योंकि ये 3rd सीरीज से बिलोंग करता है, तो ये पूरा का पूरा ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डकार जाएगा। अगर ये खा गया तो ये न्यूट्रल बन जाएगा, और न्यूट्रल स्पीशीज चार्ज स्पीशीज से ज़्यादा स्टेबल है। अगर आप वैसे देखो ना तो क्लोरोफॉर्म है और ये फ्लोरोफॉर्म होगा, तो अगर कोई एसिडिक ऑर्डर भी पूछे तो क्लोरोफॉर्म की हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगी। क्यों? क्योंकि आफ्टर रिलीजिंग एस प्लस ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और कॉन्जुगेट बेस में यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल में पाई इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा ना वो पता है क्या बनेगा, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, तो जो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल। अब जैसे मान लो ये 5th वाला केस देखते हैं, तो सल्फर फिर से 3rd सीरीज से बिलोंग कर रहा है, तो ये नेगेटिव खा जाएगा, फिर डकार गया ये, तो ये डकार, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। जबकि यहाँ पर ये रिपल्शन करेगा क्योंकि ये केवल पी ऑर्बिटल से बिलोंग ही कर रहा है, तो ये भी पी ऑर्बिटल से बिलोंग कर रहा है, कोई वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पर है नहीं, तो उल्टा यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन, और इस रिपल्शन की वजह से क्या होगा, अनस्टेबिलिटी आएगी। अगर हम इस 6th वाले केस पे अगर हम बात करें तो हम लोग क्या कहेंगे, आरू, अगर हम 6 वाली केस पे अगर हम बात करते हैं तो अभी देखो ये वाला यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है आसानी से, ये वाला यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है आसानी से, तो यानी कि चार्ज डेंसिटी डिस्पर्स हो रही है 2 अलग अलग डायरेक्शन में, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जा सकता है। लेकिन अगर हम अगले केस देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन पे लगा और लोन पेयर एक पॉसिबिलिटी में रेजोनेंस ये ले गया। मान लो कि अगर ये रेजोनेंस हो गया तो फिर इसके पास एक ही पॉसिबिलिटी है अपने चार्ज को डिस्पर्स करने के लिए, तो इसका मतलब है पहले वाले से कम स्टेबल होगा। आखिरी वाले में अगर मैं ये केस मानूं कि भाई ये यहाँ पे रेजोनेंस हो गया, ये यहाँ पे रेजोनेंस हो गया, तो फिर इस कार्बन आयन के पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो किसी से रेजोनेंस कर पाए, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल 1 होगा, फिर 2 होगा और फिर 3 होगा। आखिरी केस है, फिर से डिस्टेंस के ऊपर कहानी आ गई है। अब यहाँ पर ये पोजीशन देखो तीसरे नंबर पर है, ये भी तीसरे नंबर पर है, तो यहाँ पे माइनस आई का ऑर्डर देखो आप, है ना, तो माइनस आई में NO2 का माइनस आई F से ज़्यादा है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसिडिक नेचर, ये हम कल करते हैं, ठीक है। और थोड़ा नॉइज़ के लिए सॉरी, क्योंकि बच्ची को डांट नहीं सकते, कितना भी समझा लो, वो थोड़ा बहुत तो करती है। बट हाँ, अभी तो आप शुरुआत करो, क्योंकि पहली टॉपिक ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। बस आप इतना याद रखें कि ये 3 टाइम्स जो दे रखा है ना, ये ज़रूर लिख लें। एक बार ये याद हो गया तो अगले केसेस आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे, और फिर मैं आपको इनके आगे एसिडिक नेचर में बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि अगर आप एसिडिक नेचर में ऑर्डर याद नहीं कर पाएंगे ना तो आपको ज़्यादा तकलीफ होंगी, ठीक है। थैंक यू।